ठीक, देखिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम, नया चैप्टर प्लांट किंगडम। देखिए प्लांट किंगडम से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने किंगडम्स हैं। आपको पता ही है कि लीनियस ने सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम दिया, इस तरह से फिर 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम आया और फिर 6 किंगडम सिस्टम भी आए। लेकिन हम लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम को पकड़ लिया और 5 किंगडम में कितने किंगडम होते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक, ये 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। हम लोगों को ये तीनों तो पढ़ने होते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, ये तीनों पढ़ लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। लेकिन जो प्लांट किंगडम है उसमें हम अलग से पूरा क्लासिफाई करते हैं कि कितने प्लांट्स हैं, कैसे कैसे उनको क्लासिफाई किया। तो ये आर.एच. विटेकर ने दिया था ये किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, तो 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था और बहुत सारी चीजों के ऊपर बेसिस पे दिया था। ये सारी चीजें हम बताएंगे। लीनियस वाला था 2 किंगडम सिस्टम, फिर हेकेल आया, फिर पोपलैंड आया, फिर आपका विटेकर आया, फिर कार्ल ब्रूस आया। आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया था। हाँ, 1969। तो अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? ये सारी बातें जो 5 किंगडम, 3 किंगडम, 2 किंगडम, 4 किंगडम और 6 किंगडम की हैं, डोमेन्स होता है, तो 3 डोमेन में बांट दिया 6 किंगडम सिस्टम को कार्ल ब्रूस ने। उन सबको हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ जो बात करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम की, सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम के ऊपर फोकस करेंगे और बात करेंगे, इनको क्लासिफाई करेंगे एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेट्राफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 पार्ट में इसे हम क्लासिफाई कर लेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ चीजें देख लीजिए कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था, साइटोटैक्सोनॉमी क्या थी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या थी, इन सब के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन उठे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम की। देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का, यानी कि किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे क्लासिफाई करना है। भाई कोई तो होगा बेस, इसके ऊपर क्लासिफाई कर रहा है कि इसके अंदर ये मिलता है, इसके अंदर ये मिलता है, इसके अंदर ये मिलता है और इसके अंदर ये नहीं मिलता है, तो ये इसमें रखा गया, ये उसमें रखा गया, इस तरह से क्लासिफाई करते हैं ना। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम। देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम में हमने सबसे पहले क्या देखा, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए मॉर्फोलॉजी, बाहर से कैसे दिख रहे हैं, मॉर्फो यानी मॉर्फ यानी कि फॉर्म्स, क्योंकि कैसी फॉर्म्स हैं, अलग अलग शेप हो सकते हैं, अलग अलग साइज हो सकते हैं, अलग अलग कलर हो सकते हैं, अलग अलग जगह रह सकते हैं, ये सारे उनके फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, यानी रहने की अलग फॉर्म है, कलर की अलग फॉर्म है, शेप की अलग फॉर्म। तो ये क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक, तो सुपरफिशियल ऊपर से ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के इन्होंने क्लासिफाई किया, सच एज क्या क्या थे वो कैरेक्टर्स? हैबिटेट, तो कहाँ रहता है, कलर, उसका कलर क्या है, शेप ऑफ लीव्स, ठीक है, शेप ऑफ लीव्स, पत्तियों का कलर क्या है, ठीक है, और ये मेनली क्या है, ये सारी चीजें मेनली ये किसके ऊपर बेस्ड है? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। वेजिटेटिव यानी किसी भी प्लांट के रूट, स्टेम और लीव्स, ये इसके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, फ्रूट हो गया, ये सब वेजिटेटिव पार्ट, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है ये सारा सिस्टम। या ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, एक फ्लावर में कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है और गाइनोशियम होता है। 4 पार्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये 4 पार्ट होते हैं, जिसमें कैलिक्स सबसे बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से अगर फ्लावर बनाया जाए तो एक फ्लावर में थैलेमस हो गया जिसके ऊपर ये फ्लावर के सारे पार्ट निकले होंगे, ये वाला पार्ट कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम और फिर ये वाला पार्ट गाइनोशियम कहलाता है। ठीक है, तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, कैलिक्स और कोरोला ये एक्सेसरी वर्ड होते हैं, एंड्रोशियम जो होता है ये वाला पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसके बेसिस के ऊपर सारा पार्ट डिपेंड करेगा, इसके बेसिस के ऊपर सारा क्लासिफिकेशन डिपेंड करेगा कि कैसे इसकी लंबाई है, क्या ये गुच्छों में मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं, लंबाई में बड़े हैं कि छोटे हैं, एक इसका एंथर है कि 2 है, डाइथिकस है कि मोनोथिकस है,
ये सारी बातें इसमें देखने को मिलती है। तो उसके बेसिस पे अगर क्लासिफाई कर रहे हैं तो बेसिकली लीनियस ने ये इसी के बेसिस पे किया था। लीनियस साहब ने ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पे किया था क्लासिफाई इसको। तो इन जनरल कह सकते हैं कि लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अब आते हैं इसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर कि वो किन किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। आइए देखते हैं वो भी। देखिए अब हम लोग बात आई है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम क्या होता है? आर्टिफिशियल वाले को हमने देखा कि वो मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। नेचुरल वाला किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स। एफिनिटीज क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या विभिन्नताएं हैं, यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कौन कौन से चीजें वो शेयर कर रहे हैं, कॉमन है, और कौन कौन सी डिफरेंस है, ये कहलाती है एफिनिटीज ऑर्गेनिजम्स। यानी दो को कंपेयर करके, उधर हम मॉर्फोलॉजी को ही सिर्फ देख रहे थे, यहाँ बाकी चीजों को भी देखेंगे और कंसीडर कर रहा है नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स, सिर्फ बाहर वाली चीजों के बेसिस पे नहीं कंपेयर कर रहा है, बट आल्सो इंटरनल फीचर्स, अंदर के फीचर्स भी यहाँ पे देखे जा रहे हैं। जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम आपको जब पढ़ाएंगे आगे, हम पूरे आगे बायोलॉजी में पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, जहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात आएगी। लाइक हमने आपसे कहा कि क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भाई सब पीएचडी है। क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा कैसा होता है, कप शेप होता है, गर्डल शेप होता है, स्टार शेप होता है, रिबन शेप होता है, ठीक है, ये सारे शेप्स में टाइप के होते हैं। कितने टाइप के क्लोरोफिल इसमें मिलते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। इनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं? हो गया काम, यानी कि फैला हुआ है, ये क्या इंटरनल, अल्ट्रा इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद इसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? देखिए मॉर्फोलॉजी तो हमने आपको बताया अभी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल, बाहर फीचर्स की बात करना, बाहर वाले। एनाटॉमी इंटरनल, जैसे टिश्यू लेवल पे, टिश्यू की स्टडी में हम एनाटॉमी को ही टिश्यू की स्टडी करेंगे, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी यानी उसका एम्ब्रियो कैसा कैसा बन रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है, किसमें एम्ब्रियो 2 सेल स्टेज आ रही है, किसमें 5 सेल स्टेज आ रही है, किसमें कहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये एम्ब्रियोलॉजी की बात होगी। और फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है? फाइटो का मतलब क्या? प्लांट, और केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री होती है, ऐसी बायोकेमिस्ट्री में क्या है? सिर्फ प्लांट की बायोकेमिस्ट्री, उसकी बात करेंगे। इन सब के बेसिस पे हम क्या कर देंगे, इसे क्लासिफाई कर देंगे। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बेंथम और हुकर साहब ने दिया था, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक। इसके बाद अब धीरे 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 एक नया जमाना आया, जॉन डाल्टन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, डार्विन। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक लिखी और उन्होंने कहा कि ओरिजिन कैसे होती है, काफी फेमस बुक है, आज भी चलती है। और उन्होंने कहा कि सब नई स्पीशीज बनती कैसे है, यानी कि कुछ ना कुछ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है इसमें, यानी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो नई स्पीशीज बनने के लिए फोर्स करती है वो रिक्वायरमेंट, एनवायरनमेंट कभी फोर्स डाल रहा है, कभी उसके मॉलिक्यूल्स फोर्स डाल रहे हैं, ये कुछ नया होता है और धीरे धीरे मॉडिफाई होकर एक नई ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाती है। यानी जैसे कि कहा जाता है कि हम लोग बंदरों से बने हैं, ये धीरे 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 प्रूव किया गया कि भाई इसमें ये चीज़ मिल रही थी, इसमें ऐसी मिल रही है और इसमें मिल रही, तो चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती चली गई। तो क्या हुआ? इसका मतलब है विकास हुआ है, हमारा विकास हुआ यानी एवोल्यूशन हुआ है। और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जहाँ से आने लगती है उस तरीके का क्लासिफिकेशन कहलाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है? जिसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हुई, यानी कि अभी पहला क्लासिफिकेशन आपने आर्टिफिशियल पढ़ा, लीनियस ने दिया था एंड्रोशियम के बेसिस पे। दूसरा आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और तीसरा पढ़ने जा रहे हैं अब आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये किसके बेसिस पे है? ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, यानी एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में एवोल्यूशन है, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा। और हम लोग ऐसे ही पढ़ते भी, जैसे हमने कहा एल्गी पढ़ना है, पहले हम एल्गी पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? हम ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। यानी दुनिया में सबसे पहले एल्गी आए होंगे प्लांट्स में, फिर उसके बाद डेवलप होकर नए ऑर्गेनिज्म जो बने वो कौन थे? ब्रायोफाइटर्स। फिर डेवलप होकर कौन बने? टेरिडोफाइटर। उसके बाद डेवलप होकर क्या बने? जिम्नोस्पर्म बने। और सबसे डेवलप वेल डेवलप जो आज आपको दिख रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स।
यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जहां हो रही है उस बेसिस पे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं या उस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं जहां ये सारी चीजें तो नहीं है, लेकिन इसके साथ में हम उनके एवोल्यूशन को भी जोड़ रहे हैं कि पहले कौन आया था दुनिया में, फिर उसके बाद कौन आया, फिर कौन आया। अगर इस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो आइए उसको देख लेते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें थी। देखिए यहाँ पे हमने जो पॉइंट्स थे एनसीईआरटी के वो लिख दिए हैं, बाकी तो सारी चीजें आप समझ ही गए होंगे। बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, यानी एक दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या एवोल्यूशन है, कौन पहले आई कौन बाद में आई, उसके ऊपर ये बेस्ड था। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा, सेम टैक्सा मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब क्या है, देखिए टैक्सा जो सेम टैक्सा में हैव कॉमन एंसेस्टर्स, उनके एंसेस्टर भी कॉमन ही होंगे। यानी कि जो एक ही किंगडम में आ रहा है, मान लो किंगडम एनिमेलिया, तो जो जो एनिमेलिया में आ रहा है उन सबके एंसेस्टर्स, पुराने पूर्वज जो है वो सब एक ही होंगे, कॉमन। और ये बिकम मोर इम्पोर्टेंट, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंसेस, जब यहाँ पे एक फॉसिल एविडेंसेस नहीं मिले तब ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कैसे क्लासिफाई करें। फॉसिल्स मिल जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ इससे रिलेट कर रही है, लेकिन अगर फॉसिल्स नहीं मिलेंगे तो कैसे क्लासिफाई करेंगे, तब हमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ेगा, कौन सेम टैक्सा का है, ठीक है। तो इस तरह से उनको एक ही में रख लेते हैं और एवोल्यूशनरी हम उसे कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये कहता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है, साइटो टैक्सोनॉमी क्या होती है। चलिए देखिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यानी कि कुछ नंबर्स की बात होगी और कोड्स की बात होगी, इसके बेसिस के ऊपर हम पूरा टैक्सोनॉमिकली हम देखेंगे, चार्ट्स बनाएंगे और उसमें कैरेक्टर रख देंगे। जैसे मान लीजिए ये चार्ट बना लिया हमने, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ हमने कैरेक्टर रख दिया कि सेल वॉल, किसी ने कहा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए प्लस लगा दिया, करेक्ट एब्सेंट है माइनस लगा दिया, ठीक। ऐसे ही उन्होंने कहा कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ नहीं है। या कभी कभी ये कह देते हैं डेटा ही नहीं अवेलेबल है, कोई डेटा नहीं अवेलेबल है, तो जब डेटा अवेलेबल नहीं है तो क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। तो ये कोड्स में लिखते हैं। इस तरह से हम पूरी एक टेबल बना लेंगे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर की, और उसमें क्या करेंगे, हम कोडिंग से पहचान लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, इजीली हो जाएगा सब काम। तो यही है कंप्यूटर बेस्ड एक पूरा काम होता है, which is now easily carried out by using computers। क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, यूजिंग कंप्यूटर्स, इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जैसे सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा इसका साइज कैसा है, कलर कैसा है, ये कहाँ पाया जाता है, हैबिटेट क्या है, वो सारी चीजें ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हो गए। नंबर्स हमने दे दिए और इनके कोड्स दे दिए, नंबर 1 पे ये रख दिया, नंबर 2 पे ये रख दिया, उनके कोड हमने दे दिए, ठीक है। are assigned to the characters and the data is then processed। जब पूरा दे दिया, सारी चीजें हमने टाइप कर ली, तब हम प्रोसेसिंग पे लगाते हैं, डेटा को देखते हैं कि हाँ भाई ये चीजें हो रही है, ठीक है। प्रोसेस्ड इन दिस वे, इस तरह से ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, हर कैरेक्टर को अपनी अपनी इक्वल इंपॉर्टेंस है कि भाई हाँ ये है या ये नहीं है, ये है या ये नहीं है। तो इस कैरेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस हो गई, इस कैरेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस हो गई, हर किसी को इक्वल इंपॉर्टेंस होती है और एक ही टाइम में हम 100 कैरेक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं। ये सारी क्या चीज हो गई, इसे कहते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब हम लोग किस पे आएंगे, साइटो टैक्सोनॉमी पे आएंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं साइटो टैक्सोनॉमी कि साइटो टैक्सोनॉमी क्या होता है। ये क्या है साइटो टैक्सोनॉमी, अभी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात कर लीजिए, साइटो टैक्सोनॉमी ये किसके ऊपर, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर हो गया, यानी सेल की क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जैसे क्रोमोसोम के नंबर क्या है, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, सेल बिहेव कैसे कर रही है अलग अलग चीजों में, इसके बेसिस पे अगर हम पूरा क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको नेमिंग कर रहे हैं, तो इसकी कहलाएगी साइटो टैक्सोनॉमी। इसके बाद आती है कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो टैक्सोनॉमी जैसे कि पीछे लोग बात कर चुके हैं कि केमिकल नेचर के ऊपर, ठीक है, फाइटोकेमिस्ट्री से बोल रहे हैं, तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर बेस्ड होता है। टू रिजॉल्व कंक्लूजंस आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दिस डेज। ये 0 टैक्सोनॉमिस्ट जो हैं वो
केमिकल्स का भी यूज कर ले रहे हैं और उसके बेसिस पे भी क्लासिफाई कर लेते हैं, नेम कर लेते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं हम, अब इसके बाद यहाँ तक हम लोगों ने पूरी बात करी कि किस बेसिस पे हम लोग पूरी पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे। और अब हम लोग जो बात करेंगे वो आगे बात करेंगे किसकी, कि एलगी क्या होते हैं, ब्रायो क्या होता है, टाइडो क्या होता है, यानी क्लासिफिकेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट ह्यूमन का। तो उसको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो देखो, अब हम लोग प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करेंगे और देखेंगे कि प्लांट किंगडम कितने पार्ट में क्लासिफाई हो सकता है। और ये सब फाइलोजेनेटिकली क्लासिफिकेशन करना है, यानी एवोल्यूशन के बेसिस पे। सबसे पहले प्लांट किंगडम को बांटा क्रिप्टोगेम और पैरागेम्स में। क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जिनमें प्लांट्स विदाउट सीड, जिनमें सीड नहीं होंगे और जिनके सेक्स ऑर्गन्स इनविजिबल। पैरागेम्स वो होते हैं जिनमें सीड्स होंगे और जिनके सेक्स ऑर्गन्स विजिबल होंगे, दिखेंगे प्लांट में, जैसे कि तुम्हारे कौन से हो गए, फ्लावर्स, फ्लावर सेक्स ऑर्गन, ठीक है, कोन्स मिल जाएंगे तुम्हें देखने को, साइटोसोफाइट्स सेक्स ऑर्गन। यहाँ सेक्स ऑर्गन कोई देखने को नहीं मिलेगा। इसको फर्दर पार्ट देखते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा वो होते हैं जिनमें यहाँ से कैरेक्टर्स को पकड़ना शुरू करिए। हम एक जनरल वे में पूरी बात करेंगे, यहाँ से कैरेक्टर्स को पकड़ना शुरू करिएगा हर एक बात, क्योंकि पूरा जितना भी हम पढ़ाएंगे वो इसी चैप्टर में समराइज हो जाएगा, इसी लेक्चर में। फिर एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, थैलोफाइटा वो होते हैं जिनकी बॉडी, कहीं लिखते भी चलो, जिनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होती। पहला पॉइंट क्या हो गया, थैलोफाइटा वो हो गए जिनकी प्लांट की बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होगी। यानी कि कोई ऐसे करके कोई भी एक पार्ट रखा होगा, आप उसको देखोगे कि पता ही नहीं ये रूट है कि स्टेम है कि लीफ है, कुछ पता नहीं लगता। तो जब ऐसा कंडीशन आएगी तो उस कह देंगे उसे थैलस लाइक स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। और थैलस लाइक स्ट्रक्चर जिसमें मिलेगा उन्हें कह देंगे थैलोफाइटा। हालांकि थैलोफाइटा में फंगस को भी रख लेते हैं कुछ लोग। यहाँ चूंकि प्लांट किंगडम की बात हो रही है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एलगी रखेंगे। तो थैलोफाइटा में मैंने आपको बताया तो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड। अब आते हैं एलगी। इसमें क्या आते हैं, एलगी, फंगस को नहीं रखा, हमने क्या रखे हैं उसमें, एलगी, क्योंकि प्लांट किंगडम की बात हो गई। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। देखिए एक एक पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे ऐड करेंगे पॉइंट। एक पॉइंट इसका हो गया कि इनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होती। तो क्या होता है, उस पूरे स्ट्रक्चर को जो ना रूट लग रहा है, ना लीफ लग रहा है, ना स्टेम लग रहा है, उसे क्या कह देंगे, थैलस कह देंगे। यहाँ लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यानी लीफ के जैसे, रूट के जैसे और स्टेम के जैसे स्ट्रक्चर ट्रू नहीं है, सच्चे नहीं है, लेकिन लीफ के जैसे हैं, स्टेम के जैसे हैं और रूट के जैसे स्ट्रक्चर मिलना, वो है ब्रायोफाइट्स। और फिर आते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ मिलेगी। लिखते चलिएगा, देखिए हम आपको पहले बता, लिखते चलिए सारी चीजें। टेरिडोफाइट में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ मिलेगी। यानी पहले पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस हो गया लीफ, स्टेम और रूट डिफरेंशिएट नहीं, अलग अलग नहीं। यहाँ ब्रायोफाइट में लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, और टेरिडोफाइट में टोटल उसी के जैसे नहीं, ये प्योर लीफ, रूट और स्टेम मिल रहे हैं। ठीक, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, अब दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, लिखते चलिएगा सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा कहीं अलग टेबल बना के, ठीक है। ब्रायो, टेरिडोफाइट, सबसे पहले थैलोफाइट। यहाँ ये नॉन वेस्कुलर, ये कैसे हैं, नॉन वेस्कुलर, यानी वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट। वेस्कुलर बंडल क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम यहाँ एब्सेंट है, यहाँ नहीं मिलेगी आपको कोई पॉइंट जाइलम फ्लोएम। क्या यहाँ मिलेगी ब्रायोफाइट में, नहीं, जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेंगे, जबकि उसकी जगह पे यहाँ पे कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे, उसके जैसे मिलेंगे, लेकिन जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेगा। टेरिडोफाइट में जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेगा। यानी कि ये भी नॉन वेस्कुलर, ये भी नॉन वेस्कुलर और ये वेस्कुलर। ये बेटा समझ में आई? क्रिप्टोगेम्स की बात कर रहे हैं, समझना यहाँ पे पॉइंट। ये नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, ये नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स और ये वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। समझ में आएगा? लेकिन अब जरा एक पॉइंट पढ़िएगा, जाइलम
और फ्लोएम। ये बने किस चीज से? जाइलम बना होता है 4 सेल्स से मिलकर। कौन कौन सी होती है वो? ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम ऐसे बना होता है सीड ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। यानी ऊपर वाले दो अलग अलग हैं, नीचे वाले दो में कोई पैरेन्काइमा टिश्यू, ये कंडक्टिंग टिश्यू है ना, जाइलम और फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप के सेल्स इनके बने। जाइलम का काम होता है वाटर कंडक्शन और फ्लोएम का काम होता है फूड कंडक्शन। 2 नंबर की चीजें उड़ा दी है इसमें, 2 नंबर की चीजें इसमें से उड़ा दी है। तो जाइलम में क्या नहीं मिल रहा है? वेसल्स नहीं मिल रहा है। और फ्लोएम में क्या नहीं मिल रहा है? कॉम्पेनियन सेल्स नहीं मिल रहा है। ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पे टेरिडोफाइट का था जो मिलेंगे, यहाँ पे सीव ट्यूब की जगह यहाँ मिलती है सीव सेल्स। सीव ट्यूब की जगह क्या मिलती है? सीव सेल्स मिलती है। ठीक है, सीव ट्यूब की जगह क्या मिलती है? सीव सेल्स। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो टेरिडोफाइटर में क्या हुआ? वेस्ट्रोबंडल है ही, जाइलम है ही। ब्रायोफाइटर में जाइलम फ्लोएम नहीं है, लेकिन उसके यहाँ कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स मिल रहा है। टेरिडोफाइटर में जाइलम और फ्लोएम है, लेकिन जाइलम में क्या नहीं है? वेसल्स नहीं है, और फ्लोएम में क्या नहीं है? कॉम्पेनियन सेल्स नहीं है। सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्लियर? तो इन्हें हम नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगम्स और ये वेस्कुलर क्रिप्टोगम्स। अब ट्रैकीड्स मिल रही है तो हम इसे ए ट्रैकियोफाइटा भी बोलते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगम्स का दूसरा नाम क्या हो गया? ए ट्रैकियोफाइटा। ए ट्रैकियोफाइटा मतलब क्या हुआ? नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगम्स। और ट्रैकियोफाइटा में कहते हैं तो वेस्कुलर क्रिप्टोगम्स। यानी टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों को हम ट्रैकियोफाइटा में रखेंगे, और ब्रायोफाइट और थैलोफाइट किसको रख देंगे? ए ट्रैकियोफाइटा, क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं मिल रहे हैं और इन तीनों में वेस्कुलर बंडल्स मिलेंगे। क्लियर हो मेरी बात? बोलो कोई दिक्कत नहीं? इसको हटा देते हैं, अलग रख लेते हैं। ठीक है, चलो आगे। तो अब हमारे 2 पॉइंट यहाँ पे पूरे क्लियर हुए कि भाई साहब ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में हमने थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हमने कंपेयर करना शुरू कर दिया। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा एम्ब्रियो। अब यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं मिलता, एल्गी में कोई एम्ब्रियो नहीं मिलता। एम्ब्रियो कौन से बना? जब मेल फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं तो उनके मिलने से क्या होता है? जाइगोट होता है, और जाइगोट में डिवीजन होता है, और इसके बाद जो चीज बनती है उसे कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। तो यहाँ एम्ब्रियो एब्सेंट है, नहीं मिलेगा। यहाँ एम्ब्रियो मिलेगा और यहाँ भी एम्ब्रियो मिलेगा। इसके आगे सब में एम्ब्रियो मिलता जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये एम्ब्रियोफाइटा में नहीं रखे हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइटा। और ये कैसे हो गए? ये सारे एम्ब्रियोफाइटा। तीसरा पॉइंट कंपेयर हो गया। एक एक कंपेयर कर रहा है, ज़्यादा तेजी में नहीं है, जल्दी में नहीं है। एक एक पॉइंट आप देखते रहिए और समझते रहिए। ये एम्ब्रियो नहीं मिलता है, एम्ब्रियो यहाँ एब्सेंट है, और इन सब में एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। ठीक, तो एक सब में एम्ब्रियो देखने को मिला तो इन्हें एम्ब्रियोफाइटा में रख दिया गया। ठीक, हम सिर्फ जनरल बातें कर रहे हैं, अभी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि नहीं साहब आप तो थैलोफाइटा पढ़ाते हैं, आपने ये वाला पॉइंट तो बताया, जनरल बात। अब बात करते हैं इसके अलावा, यहाँ पे एम्ब्रियो की बात होगी तो ये सब एम्ब्रियोफाइटा और नॉन एम्ब्रियोफाइटा होगा। अब बात आती है सेक्स ऑर्गन। ठीक है,
इनमें सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर मिलते हैं और नॉन जैकेटेड। इनके सेक्स ऑर्गन कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं और नॉन जैकेटेड। जैकेट क्या होती है? इसके ऊपर एक सेक्स ऑर्गन है, जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं इन दोनों में, एंथेरिया और आर्चिगोनिया। इसमें भी होती है आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्चिगोनिया जो होती है, इन सब के ऊपर क्या होता है? सेक्स ऑर्गन के ऊपर एक नॉन स्टेराइल लेयर, ये स्टेराइल लेयर। स्टेराइल और फर्टाइल क्या होता है? स्टेराइल का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प ना करे, उन्हें कहते हैं स्टेराइल, यानी इससे रिप्रोडक्शन ना। स्टेराइल सेल्स होते हैं और इनकी पूरी एक लेयर है, इसे हम जैकेट लेयर, स्टेराइल सेल्स की लेयर जो है उसे क्या कहते हैं? जैकेट लेयर। तो इनमें जैकेट मिलेगी, इनमें जैकेट मिलेगी, लेकिन भाई साहब इनमें कोई जैकेट नहीं मिलती, याद रखिएगा। तो इसमें जैकेट एब्सेंट, इसमें जैकेट प्रेजेंट और इसमें भी जैकेट प्रेजेंट। चौथा पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट पे हम लोग खेल गए, समझ में आई बात है? बोलो, ये पॉइंट क्लियर हो गए हो तो अब हम इसके क्लासिफिकेशन में आए, ठीक है? जैसे बातें सारी हो गई। अब इसमें सेक्स ऑर्गन बता दिए, यहाँ यूनिसेलुलर है, इन सब में मल्टीसेलुलर होंगे। यहाँ जैकेट नहीं मिल रही है, इन सब में जैकेट मिलेगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, ठीक है? 4 पॉइंट पे हमने इनको अलग अलग बांट किया, सिर्फ इधर वाले का पहले, उधर वाले बात करते हैं। इसको एल्गी को हमने बांटा 3 पार्ट, इसमें आते हैं एल्गी, तो इनको बांटा हमने 3 पार्ट। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। ये 3 पार्ट है, ठीक? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इनको अलग अलग तरीके से बांटा गया। फिर हम आगे बताएंगे, जब पढ़ाएंगे उसको डिटेल में, तो वहाँ सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एल्गी होते क्या हैं, कैसे कैसे इनको, फियोफाइसी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्लोरोफाइसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इतना समझिए, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिलता है। ए बी होता है, क्लोरोफिल ए बी मिलेगा, इसमें ए सी मिलेगा, इसमें ए और डी मिलेगा। ऐसे ए बी सी डी 4 है। पहले में मिल जाएगा ए सबके साथ कॉमन, दूसरे में पहला में ए और बी, दूसरे में ए और सी और तीसरे में ए और डी। समझ में आई बात है नहीं? ये क्लोरोफिल के टाइप होते हैं यहाँ पे 4, और चारों को इस तरीके से रखा है। क्लोरोफिल ई होता है, लेकिन वो बैक्टीरिया वगैरह में मिलेगा यहाँ, ठीक? अब बात करते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को 3 पार्ट में बांट दिया गया है, हेपेटिक ऑप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, ठीक है? हेपेटिक ऑप्सिडा, हेपर मतलब होता है लिवर, तो इन्हें लिवर वॉर्ड भी बोलते हैं, लीवर वॉर्ड भी, और एंथोसेरोप्सिडा इसे हॉर्न वॉर्ड भी बोलते हैं। ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सींग के जैसे दिखते हैं, इसमें स्ट्रक्चर एडल्ट में स्ट्रक्चर दिखेगा वो सींग के जैसा होता है। और ब्रायोप्सिडा को हम मॉसेस भी कहते हैं, ठीक है? तो हेपेटिक ऑप्सिडा लिवर के जैसे दिखने वाले, एंथोसेरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। एनसीईआरटी ने एंथोसेरोप्सिडा को नहीं लिखा, सिर्फ हेपेटिक ऑप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, लेकिन हम पूरा लिख सकते हैं। और ये बता देंगे कि एनसीईआरटी ने क्या नहीं लिखा है, क्या आपको नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी में। टेरिडोफाइट्स को आता है, टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीरियोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा, ठीक है? सीरियोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा, एक क्लासिफाई करके इनको 4 पार्ट। ये पार्ट पूरे हो गए हमारे क्रिप्टोग्राम्स के। क्रिप्टोग्राम के बारे में सारी जानकारी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं फेनोग्राम्स के ऊपर। फेनोग्राम्स क्या होते हैं? फेनोग्राम्स इसमें सेक्स ऑर्गन्स विजिबल होंगे, इसमें सीड मिलेंगे, बीज मिलेंगे। अब बीज कवर्ड है कि ओपन? यहाँ कहीं बीज मिल रहा है क्या? इनमें कहीं बीज नहीं मिलता, डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा था, एम्ब्रियो से नया बनता है। लाइफ साइकिल भी आ सकते हैं, हैप्लॉइडिक, डिप्लॉइडिक, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, तो वो सारी चीजें हम लोग अलग अलग बात करेंगे, लाइफ साइकिल की पूरी बात करेंगे अलग से, लेकिन अभी फिलहाल एक की बात करते हैं। फेनोग्राम्स में जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा मतलब होता है सीड। तो जिनके सीड कैसे हो? नेकेड सीड,
यानी कि जिसमें सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। आप जो सीड खाते हो, बीज खाते हो, इस बीज में क्या होता है, बीज किसके अंदर मिलता है आपको, एक फल के अंदर मिलता है। लेकिन यहाँ कोई फल के अंदर बीज नहीं मिलेगा। चिलगोजा, चिलगोजे का जो बीज होता है, चिलगोजा जो आप खाते हो बीज ही खाते हो, वो जो आप खाते हो उसके ऊपर कोई फल नहीं मिलता है। आप सीधा उसे ऐसे निकालते हो और खा लेते हो कवर को, सीड को हटाया आपने खा लिया चिलगोजा, कोई फल तो मिला नहीं। तो अगर फल नहीं मिला तो क्या हुआ, वो एक जिम्नोस्पर्म हुआ और वो पाइनस से मिलता है। ठीक, बाकी सारी बातें करेंगे बाद में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें मिलती है। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि ये नेकेड सीड मिलेगी और बाकी सारे फीचर ये वाले ही रहेंगे। यानी कि ये भी एम्ब्रियोफाइटा है, ये भी ट्राइकियोफाइटा है। ठीक है, इसमें बस एक चीज और बढ़ गई, एडवांस चीज आ गई, यहाँ सीड मिल रही है, यहाँ सीड नहीं मिलते। इसमें भी साइटोफ्लोएम मिलेगा, लेकिन इसके साइटोफ्लोएम में और उसके साइटोफ्लोएम में बिल्कुल सिमिलरिटी, 2 नंबर वाली चीजें यहाँ भी गायब, 2 नंबर वाली चीजें वहाँ भी रहती है। ठीक है, और सारा सब कुछ मिलेगा एंजियोस्पर्म, साइटोफ्लोएम में सब कुछ मिलेगा एंजियोस्पर्म, यानी ट्रैकीज, वेसल्स, साइलोपेरेन्काइमा, नाइल फाइबर्स, और इधर सीड के ऊपर पेनिसल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये सब इसमें एंजियोस्पर्म मिलेगा। अब जिम्नोस्पर्म को बांट दिया तीन, साइकेडोप्सिडा, साइकस वगैरह रखेंगे, कोनिफेरोप्सिडा, इसमें आपके पाइनस को रखा जाएगा, और नीटोप्सिडा, इसमें नीटम रखा जाएगा। ठीक है, तो 3 पार्ट में बांट दिया। ठीक, हालांकि आप तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसा बांटने वाले नहीं बात करेंगे, साइकस और पाइनस 2 बातें करके और बता दें साइकस में ये होता है, पाइनस में होता है, बात कर लेंगे। लेकिन हम आपको थोड़ा सा बता दें क्लासिफाई कैसे किया गया। एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो इसको फर्दर एंजियोस, एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्म मतलब सीड, यानी जिनके सीड कवर रहेंगे, यानी कि जो सीड कहाँ मिलेंगे, फलों के अंदर मिलेंगे। यानी आप जितने भी सीड अमूमन खा रहे हो, जनरल खा रहे हो, वो सारे एंजियोस्पर्म। और ये फ्लावर्स इसमें मिलेंगे, इसमें कई फ्लावर देखने को मिलते हैं, पहली बार फ्लावर आपको यहीं देखने को मिलेगा, पहली और आखिरी बार। जो फ्लावर इसके आगे तो डेवलप ही नहीं हुआ, डेवलपमेंट बस यहीं तक तो हुआ है। जैसे हम लोगों से ज्यादा विकसित कोई जानवर नहीं पैदा हुआ, एनिमल हम लोगों में, एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा एडवांस हम लोग, ऐसे ही प्लांट्स में सबसे ज्यादा एडवांस एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, और एंजियोस्पर्म में पहले मोनोकॉट आते हैं, फिर डाइकॉट आते हैं, थोड़ी सी गलती हो गई, या पहले मोनोकॉट लिखते हैं और फिर डाइकॉट लिखते हैं। एक को बांट दिया है मोनोकॉट में और डाइकॉट। अगर हम मोनोकॉट और डाइकॉट की बात करें, अगर सीड में सिंगल कॉटिलिडन है, एक कॉटिलिडन है, तो उसे हम कह देंगे मोनोकॉट। यानी सीड में आप सीड की वैरायटी को देखना पड़ेगा। अगर एक कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन एक पाउच का स्ट्रक्चर होता है जिसमें खाना स्टोर होता है, तो अगर एक स्ट्रक्चर मिल रहा है कॉटिलिडन का तो मोनोकॉट। जैसे तुम्हारे जितने भी बीज हैं, जब उन्हें भिगाने के बाद तो 2 पार्ट में ना टूटे, ऐसे ना टूट जाए, सब मोनोकॉट इन जनरल बता रहा हूं, पहचानने तरीका। जैसे तुमने गेहूं ऐसा नहीं टूटता। ठीक है, जितने भी ग्रेन्स अनाज वो सब ऐसे ही, ज्वार, बाजरा, गेहूं, इसके अलावा तुम्हारी घास हो गई, ठीक, सब मोनोकॉट। ठीक, इसके अलावा डाइकॉट की बात करें जिसमें 2 कॉटिलिडन्स हैं। आपने पी देखा है, मटर देखा है, मटर देखा है। मटर क्या होता है, जब उसे आप भिगाते हो तो वो 2 पार्ट में टूट जाता है। आपने मटर खाई नहीं, 2 पार्ट में से टूट जाती है। ठीक, यानी कि अगर आप मटर के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से देखे होंगे, हाँ तो सीजन आने ही बना है डाडो में, तो ये 2 कॉटिलिडन होते हैं और ये इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बीज पत्र, द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट। ठीक है, तो ये आपने 2 बीज पत्र लिखे, 2 मटर हो गया, चना हो गया, दालें हो गई, ये सब डाइकॉट है। ठीक, अब डाइकॉट और मोनोकॉट में और डिफरेंस देख लीजिए पत्तियों के बेसिस पे। पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां अगर आप देखें तो मोनोकॉट की पत्तियां जो होती हैं वो ऐसे खड़ी होती है, सीधी आइसोबाइलेटरल लीफ होती है, सीधी खड़ी होती है। और डाइकॉट की पत्तियां ऐसे होती हैं, डॉर्सीवेंट्रल लीफ होती है। घास देखिए, घास का पत्ती देखो ऐसे होती है। और यही तुम बाकी आप देख लो, नीम को देख लो, अमरूद देखो, ये सब क्या ऐसे पत्ती तो ऊपर नीचे डॉर्सीवेंट्रल 2 सर्कल्स होते हैं, उसमें आइसोबाइलेटरल, धूप दोनों तरफ से बराबर लगेगी। तो डाइकॉट मोनोकॉट में एक पत्ती की। इसके अलावा पत्ती में, अगर आप पत्ती में ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये इस तरीके से इसे कहते हैं वेनेशन। इसे क्या कहते हैं, वेनेशन। तो पत्ती में रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा, तो वो क्या है, डाइकॉट। और अगर पत्ती में पैरेलल वेनेशन देखने को मिल रहा है ऐसे, तो ये वाला मोनोकॉट लीफ,
ये डाइकोटोमी, रेटिकुलेट वेनेशन डाइकोटोमी, पैरेलल वेनेशन जालिकावत शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास, इसे कहते हैं समांतर यानी पैरेलल, और ये जालिका जाल, ठीक है। इसके अलावा अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स यहाँ पे टैब रूट सिस्टम होता है और यहाँ एडवेंटिशियस होता है, ठीक। सेकेंडरी ग्रोथ इन जनरल मोनोकॉट में एब्सेंट होती है, डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक। तो इस तरह से हमने आपको इसके जनरल मोनोकॉट और डाइकॉट के डिफरेंसेस भी बता दिए। जो पॉइंट हमने बोले बस उनको लिख लीजिएगा, हमने आपको प्रॉपर लिखा नहीं। इस तरह से हमने जनरली पूरा क्लासिफाई कर दिया, पूरा सब कुछ समझा दिया एक ही नजर। अब एक एक करके हर फाइलम के बारे में एक एक करके बात करेंगे। जैसे आपको बात करना है एलगी की, उसी को पहले पूरा एलगी बात होगी कि कौन कौन से एलगी होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। एक एलगी का एग्जांपल लेके पूरा रिप्रोडक्शन बताएंगे। हैप्लॉइडिक क्या होता है, लाइफ साइकिल डिप्लॉइडिक क्या होता है, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल क्या होता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हमने सारी बातें बता दी आपको इस वीडियो में कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको आपको पकड़ना है और लिखते चलना है, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही।